बेटा बाकी बच्चों को भी बोलेंगे ज्वाइन करने के लिए। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था थर्मोडायनामिक्स। हैव यू ऑल रिवाइज दैट चैप्टर? क्या आप सभी ने वो चैप्टर रिवाइज किया? यस मैम, किया है। अच्छा, मैंने कल लास्ट में क्वेश्चन दिया था, किस किसने ट्राई करा है वो क्वेश्चन? हैंड रेज करेंगे। कल लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था ना? यस मैम, किया है। अच्छा, उज्ज्वला ने करा है, बाकी सभी बच्चों ने? स्वजीत, प्रथमेश, साक्षी, उज्ज्वला, आप लोग भी थे क्लास में। उज्ज्वला ने तो करा है, बाकी और सब बच्चे कहाँ मैम गए? मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो अच्छा, मैं हाँ, नहीं देख पाया आपका क्वेश्चन। नेटवर्क इशू हो गया था, ठीक है। और बाकी सभी कहाँ गए? एक सेकंड, मैं एक बार मैसेज करती हूँ ग्रुप में सब बच्चों को क्विकली ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, बेटा कल हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस कर लिया था थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था कि किस तरीके से कोई रखी हुई चीज कोल्ड या हॉट हो जाती है। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज केमिकल थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज सिस्टम सराउंडिंग। आई एम जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू दिस कि हमने कल क्या क्या पढ़ा है। बाउंड्रीज, what are the different types of boundaries, and how on the basis of boundary there are three different types of system: open, closed and isolated. Then we had revised also. Then we had discussed properties of system, that is extensive and intensive. तो हम ये अभी हमें यहीं से स्टार्ट करना है बेटा। बताइए, हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ये होमवर्क था, मैंने आप लोगों को 10 प्रॉपर्टीज दी थी और आपको आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव है। किसी को याद है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? Who will quickly tell me what are intensive properties and what are extensive properties? बच्चा, एक तो आप लोगों का अटेंडेंस भी इज अ बिग इशू, ठीक है? क्लासेस एकदम रेगुलर अटेंड करनी है। ये मैं उन बच्चों के लिए नहीं बोल रही हूँ जो रेगुलर कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही कम क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं। बेटा 12th में केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा मेजर सब्जेक्ट है आप लोगों का, जिसका कंटेंट बहुत बड़ा है। और अगर आप बीच बीच में से क्लासेस मिस कर देते हैं तो गैप आ जाते हैं, तो आपको अगली क्लास में नहीं समझ में आता है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर क्लासेस लो और क्लास में पार्टिसिपेट करो। नहीं भी समझ में आ रहा है तो 2 बार 4 बार पूछो, बट क्लास में पार्टिसिपेट करो, ठीक है? व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, चलो बताएंगे। कल नोट्स बनाए होंगे तो लिखा होगा व्हाट आर एक्सटेंसिव, व्हाट आर इंटेंसिव। Ma'am, that do not depend on the amount of substance. Intensive property. नहीं बेटा, दैट इज एक्सटेंसिव। हाँ, दैट डू नॉट डिपेंड, दैट इज इंटेंसिव। हाँ, अगर डू नॉट डिपेंड बोल रहे हो तो इंटेंसिव, ठीक है? और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव। तो फोर्स कैसा है, फोर्स एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? Intensive है मैम। बेटा देख, एक बहुत सिंपल सा रूल समझाती हूँ ये बात समझने के लिए कि प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है कैसे समझना है। मानो यहाँ एक बीकर में पानी है, ठीक है? और इस बीकर के पानी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 छोटे छोटे बीकर में डिवाइड कर दिया। आधा पानी मैंने इस बीकर में डाल दिया और आधा पानी मैंने इस बीकर में डाल दिया। अब बस ये सोचो कि फोर्स, जितना फोर्स ये बीकर लगाएगा क्या उतना ही फोर्स ये बीकर लगाएगा? अगर तो आंसर आता है कि नहीं अलग अलग लगाएंगे, अलग अलग लगाएंगे मतलब अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और अगर लगता है कि नहीं यार सेम ही होगा, चाहे इस वाले बीकर से लो चाहे इस बीकर से लो, तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। समझ में आ रही है ये बात? यस मैम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, मतलब कि अगर आपने पानी का अमाउंट चेंज कर दिया तो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है।
और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, इतने पानी की जितनी है वही उतने पानी की भी है। तो फोर्स बताओ, किसी के हाथ पे ये वाला बीकर रख दो और किसी के हाथ पे ये वाला बीकर रख दो, इक्वल फोर्स लगेगा या अलग अलग फोर्स लगेगा? इक्वल फोर्स लगेगा मैम। बेटा किसी के हाथ में मैं 100 ग्राम पानी रख दूं और किसी के हाथ पे 50 ग्राम पानी रखूं, इक्वल फोर्स लगेगा? सॉरी मैम, इक्वल नहीं लगेगा। नहीं मैम, बताओ इक्वल लगेगा या अनइक्वल लगेगा? अनइक्वल लगेगा। अनइक्वल लगेगा मैम। लगेगा। तो फिर फोर्स एक्सटेंसिव हुई या इंटेंसिव हुई? एक्सटेंसिव। नहीं बेटा, जो प्रॉपर्टीज अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती वो आपकी इंटेंसिव होती है ना। ये तो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, ये तो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है ना। 100 ग्राम में अलग फोर्स लग रहा है, 50 ग्राम पे अलग फोर्स लग रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैम मैंने भी वही कहा था। अच्छा मेरे को इंटेंसिव सुनाई दिया। ओके रुतिका, डेंसिटी, पानी की डेंसिटी एक्सटेंसिव होगी या इंटेंसिव? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैम। इंटेंसिव। बेटा देखो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी होती है, पानी की डेंसिटी फिक्स होती है, दैट इज 1 ग्राम पर एमएल। तो चाहे आप पानी यहाँ इस वाले बीकर से लो या इस बीकर से लो, पानी की डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। तो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी हुई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी हुई? एक्सटेंसिव। नहीं ऋतिका बेटा, हम लोगों ने कल की क्लास में ये बात पढ़ी थी कि जो भी किसी प्रॉपर्टी के आगे, देखो मैं आप लोगों को एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा देती हूँ एक्सटेंसिव इंटेंसिव वाली, जिससे आप समझ पाओ। एक सेकेंड रुको, ये देखो आप ध्यान से समझो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो डिपेंड करती है, जैसे मैंने बीकर लिया था, इस बीकर से मैंने 2 बीकर में डाल दिया, तो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो गया। ये अगर यहाँ पर बीकर 100 ml है तो इस वाले बीकर में 50 ml रह गया, या मास 100 ग्राम है तो ये 50 ग्राम रह गया। तो ऐसी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन जैसे टेम्परेचर 35 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर पानी का 35 डिग्री ही सेल्सियस रहेगा, तो वो एक तरीके की इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और बेटा कल हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि अगर कभी भी किसी प्रॉपर्टी के आगे स्पेसिफिक वर्ड जुड़ जाए या मोलर वर्ड जुड़ जाए तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती है। कैसी होती है? इंटेंसिव। इंटेंसिव। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा अगर मोलर हीट कैपेसिटी है तो वो कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव। कभी भी आप किसी भी वर्ड के आगे ये वाला वर्ड लिखा हुआ देखो, मोलर या स्पेसिफिक, तो हमें समझ जाना है दैट इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा? बताओ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैम। एक्सटेंसिव, वेरी गुड, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैम। वेरी गुड उज्ज्वला। बाकी बच्चे भी बोलो बेटा, वैष्णवी, ऋतिका, समा। चलो प्रेशर बताओ, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैम। प्रेशर भी इंटेंसिव है बेटा, प्रेशर भी सेम रहता है, मास चेंज करने से प्रेशर चेंज नहीं होता है। तो प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड, इंटेंसिव। तो क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैम। एनर्जी जो होती है ना वो एक्सटेंसिव होती है, क्योंकि एनर्जी देखो यहाँ पे ज्यादा पानी है तो डेफिनेटली इस पानी के पास ज्यादा एनर्जी होगी, पानी कम हो जाएगा तो वो जो आपकी वो है एनर्जी वो भी कम हो जाएगी। तो बिल्कुल ये जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटेंसिव। इंटेंसिव। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सब्सटेंस स्पेसिफिक होता है। जैसे पानी जो है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है। इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितना पानी है या कितनी एयर है। नंबर ऑफ मोल्स, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, वेरी गुड प्रद्युम्न। नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन मास से निकालते हैं, तो अगर मास चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो जाएंगे। क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ मेरे दिमाग में एक और आया, मोलर मास। मोलर मास बताओ एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा?
एक्सटेंसिव। इंटेंसिव। बेटा मोलर वर्ड लग गया ना, मास कैसा होता है एक्सटेंसिव, बट मोलर वर्ड जुड़ गया ना, तो कैसी प्रॉपर्टी हुई Intensive। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड, आ रहा है समझ में। यस मैम। तो बेटा देखो पानी का मोलर मास तो सेम ही रहता है ना, पानी का फॉर्मूला सेम है H2O, तो उसका मोलर मास तो हमेशा ही 18 आएगा, चाहे आप पानी 1 ग्राम लो, 2 ग्राम लो, 4 ग्राम लो, पर पानी का मोलर मास तो सेम ही आएगा ना। तो मोलर मास भी कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ ये सब? Yes, ma'am. ओके यस मैम। ओके। तो चलो बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है। इस पिक्चर में ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, आराम से एकदम आराम से देखो ये पिक्चर और देखो क्या हो रहा है, ठीक है। जस्ट लुक एट द पिक्चर केयरफुली। देखा? कोई मुझे बताएगा पिक्चर में क्या हो रहा है? यस मैम। ओके 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 ओके, एक सेकंड बेटा, मेरे 2 कान है लेकिन मैं आवाज एक टाइम पर एक ही सुन पाऊंगी, एक साथ इतनी सारी आवाजें नहीं सुन पाऊंगी, ठीक है। चलो ओके, वैष्णवी आप बोलो। मैम एक लड़की जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ रही है और दूसरा एक लड़का जो है वो लिफ्ट से जा रहा है। अच्छा बेटा दोनों पहले कौन सी फ्लोर पे थे? फर्स्ट फ्लोर पे भी। नहीं ग्राउंड फ्लोर, इसको ग्राउंड फ्लोर बोलेंगे ना। हाँ सॉरी मैम। हाँ, दोनों पहले थे ग्राउंड फ्लोर पे और अब कौन सी फ्लोर पे आ गए? थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर या सेकंड सेकंड फ्लोर, अच्छा आप जैसे भी बोलते, चलो हम एक काम करते हैं, हम इस फ्लोर को नाम रख देते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है सेकंड और ये फ्लोर सेकंड सॉरी। फ्लोर है, ठीक है। हाँ 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 कोई बात नहीं। अच्छा बेटा क्या दोनों का, अगर मैं पूछूं कि दोनों ने कितनी फ्लोर्स चढ़ी हैं, तो दोनों ने कितनी फ्लोर्स चढ़ी है? 2। 2। 3, ma'am. बेटा 2 ही फ्लोर्स तो चढ़ी ना, पहले ग्राउंड पर थे ना, फिर ग्राउंड से फर्स्ट पे गए, फिर फर्स्ट से सेकंड पे गए, 2 फ्लोर्स चढ़ी ना। हाँ मैम, yes. कुछ बोला, तो दोनों ने कितनी फ्लोर्स चढ़ी बेटा? 2 फ्लोर्स चढ़ी। दोनों की स्टेट में कितना चेंज आया कि पहले दोनों ही ग्राउंड फ्लोर पे थे, अब दोनों ही सेकंड फ्लोर पर है। दोनों की स्टेट में बिल्कुल बराबर चेंज आया। दोनों की हाइट, कोई पूछे कि पहले कितनी हाइट पर थे अब कितनी हाइट पर है, तो बराबर चेंज आया। पर क्या इन दोनों की एनर्जी सेम लगी? नो मैम। नहीं मैम, नहीं, एनर्जी किसकी ज्यादा लगी? लड़की वो लड़की की मैम, की एनर्जी गर्ल ज्यादा लगी। वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ रहा है बेटा ये बात। बेटा इसी Yes, चीज ma'am. को हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्क्राइब करते हैं स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। स्टेट एंड पाथ फंक्शंस मतलब बच्चे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो स्टेट पे डिपेंड करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो पाथ पर डिपेंड करती है। क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा तुम लोगों के लिए ना एक पहेली है, ठीक है, पहेली एकदम ध्यान से देखनी है। मानो तो मेरे से तो स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ नहीं होगी, कैसे करूंगी। चलो मैं एक काम करती हूँ, मेरा फेवरेट है बीकर, मैं फेवरेट बीकर ही बना, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनना है सवाल, मैं लिखूंगी नहीं और सिर्फ सुनना है सवाल, ठीक है। ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में 50 ml वाटर है, ठीक है। अब मैंने इस 50 ml वाटर में क्या करा, पहले इसके अंदर मैंने 20 ml पानी और डाल दिया, फिर मैंने इसमें और 10 ml पानी डाला, फिर मैंने इसमें से 40 ml पानी निकाल लिया और फिर मैंने इसमें 60 ml पानी और डाल दिया, फिर मैंने उसमें से 20 ml पानी निकाल लिया। अब कितना पानी होगा इसमें? मैम रिपीट करें। मैम फिर से बताइए। यस मैम रिपीट अरे करो बच्चे प्लीज। ऐसे तो ये तो चीटिंग है। चलो ठीक है लास्ट बार, हाँ ध्यान से सुनना है आपकी बात और एकदम आंसर करना है, ठीक है। मैंने लिया सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरे पास 50 ml पानी है, मैंने इसमें 20 ml पानी डाला, 10 ml पानी और डाला, फिर मैंने उसमें से 40 ml पानी निकाल लिया,
फिर मैंने उसमें से 50 ml पानी और डाल दिया, फिर मैंने उसमें से 20 ml पानी निकाल लिया। बताओ कितना पानी बचा? 70 ml मैम। 70 मैम। 70 मैम। अच्छा, पक्का? चलो, Yes, ma'am. वेरी गुड। इसका Yes, ma'am, मतलब पक्का। अगर मैं देखूं तो पहले मेरा वॉल्यूम 1 था 50 ml और मेरा वॉल्यूम 2 आया 70 ml। ठीक है, ये मेरा है केस 1। ठीक है, अब केस सेकंड देखो बच्चे, मेरे पास 50 ml पानी है और मैंने इसमें 20 ml पानी और डाल दिया। अब कितना होगा? सबसे पहले मेरे पास 50 ml पानी था, मैंने इसमें डायरेक्ट 20 ml पानी और डाल दिया। अब कितना होगा? बोलो। 70 ml मैम। 70 70 ml। ml। ठीक है, ओके गुड। अब एक केस थर्ड लेते हैं, इसको इरेज कर देती हूँ। मानो मेरे पास पहले पानी था 100 ml और उस 100 ml पानी में से मैंने 30 ml पानी निकाल लिया। अब कितना पानी हुआ? 70 ml। 70 ml। वेरी गुड। केस थर्ड, मैंने लिया कि मेरे पास वॉल्यूम था 100 ml और फिर मैंने 30 ml निकाल लिया। अब कितना आया? 70 ml। तो इसका मतलब बेटा जो मेरा फाइनल वॉल्यूम है, क्या वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि मैंने किस तरीके से पानी निकाला, या वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि फाइनल वॉल्यूम कितना है? अगर कोई आपसे पूछता है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, तो क्या वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम पे फर्क पड़ रहा है? मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो यहाँ पे 20 ml का डिफरेंस आया, यहाँ पे भी 20 ml का डिफरेंस आया, यहाँ पे 30 ml का डिफरेंस आया। तो बेटा पहले और सेकंड केस में, दोनों केस में डिफरेंस आया 20 ml का। तो इसका मतलब मैंने किस रास्ते से वो चेंज लेकर आई, मैं किन स्टेप से वो चेंज लेकर आई, क्या उस बात पर डिपेंड करा? वो नहीं डिपेंड करा ना। वो किस बात पे डिपेंड करा कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था, और फाइनल वॉल्यूम कितना था। आ रही है बच्चे बात समझ में? यस मैम। बेटा ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि केस 1 और केस 2 किस केस में मेरी ज्यादा एनर्जी लगी, तो किस केस में ज्यादा एनर्जी लगी? फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में? देखो चलो दोबारा समझते, इस चीज को एक बार दोबारा लेते। यहां पर मेरे पास एक बीकर में पानी था, ठीक है। इस बीकर के पानी का टेम्परेचर था मानो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने इसको हीट करा, हीट करके मैं इस पानी के टेम्परेचर को लेकर आई अप टू 60 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने इसे और हीट करा, और हीट करने पर अब इसके अंदर मैंने इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे ले आई। फिर मैंने इसे थोड़ी देर ठंडा होने दिया, ये कूल होकर आ गया 50 डिग्री सेल्सियस पर। फिर मैंने इसे दोबारा हीट करा और अब इसका टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। फिर इसे हमने थोड़ी देर कूल होने दिया, कूल होने के बाद इसका टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मानो ये मैंने करा। बेटा टेम्परेचर में कितना चेंज आया? चेंज इन टेम्परेचर, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट होती है बेटा जो स्टार्टिंग होता है, दैट इज नोन एज इनिशियल स्टेट। और ये हमारे, इसे हम बोलते हैं फाइनल स्टेट। इसे हम क्या बोलते हैं? फाइनल स्टेट। तो बेटा चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? टेम्परेचर में कितना चेंज आया? 35 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। समझ में आ रही है ये Yes, बात? ma'am. बाकी सब भी बोलो। यस मैम। यस मैम। आपसे कोई, पहले आपके पास बीकर में पानी था 25 डिग्री सेल्सियस पे, अब उस बीकर का पानी है 60 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 35 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चा, एक दूसरे बच्चे ने क्या करा, उसने इस 25 डिग्री सेल्सियस के पानी के बीकर को लिया, उसने इसे हीट करा और हीट करके इसके टेम्परेचर को पहुंचा दिया 60 डिग्री सेल्सियस। कितना? 60 डिग्री सेल्सियस।
अब कितना चेंज आया टेम्परेचर में? 35 डिग्री सेल्सियस। अब एक और बच्चे ने क्या करा, ये जो 60 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर है, बीकर है, इसको और हीट करा और हीट करके ले आया इसको 95 डिग्री सेल्सियस पे। कितना ले आया? 95 डिग्री सेल्सियस। 95 अब डिग्री कितना चेंज है टेम्परेचर में? 70 डिग्री सेल्सियस। देख बेटा 60 से 60 वाले को उसने हीट करा 95 तक। 25 30 25 डिग्री। बेटा 25 में 35 होगा ना? 35 डिग्री आएगा। तो बेटा एक बात बताओ, जब हमने टेम्परेचर में चेंज करा तो क्या हमें इस बात से फर्क पड़ा कि हमने लंबा रास्ता अपनाया है कि छोटा रास्ता अपनाया है? क्या टेम्परेचर को इस बात से फर्क पड़ा चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए? चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए आपने सिर्फ ये देखा, आपने तो इन सबको देखा भी नहीं। आपने जब मैंने आपसे पूछा चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, आपने सीधा सीधा फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया। करा ऐसा? यस मैम। करा ना? तो बेटा इसका मतलब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कितना चेंज आया है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी हीट किस केस में ज्यादा खर्च हुई, इस वाले केस में या इधर वाले में, पाथ 1 में या पाथ 2 में, हीट मेरी ज्यादा कहाँ खर्च हुई? क्या इक्वल हीट खर्च हुई मेरी? किस केस में ज्यादा हीट लगी? किस केस में ज्यादा एनर्जी लगी? ऐसे बताओ। बच्चे आवाज आ रही है आप लोगों को? पार्ट 1 में क्या मैम? बेटा पार्ट 1 में देखो, पहले इसको हमने हीट करा 60 तक, फिर हीट करा 80 तक। मतलब पहले तो इतनी ज्यादा हीट दे दी ना, इतनी हीट की तो जरूरत ही नहीं थी, 60 तक की तो जरूरत थी। फिर हमने इसको कूल करा, फिर दोबारा हीट दी, फिर कूल करा। तो इसका मतलब बेटा हीट तो इस केस में हमें ज्यादा देनी पड़ी ना, हमारी एनर्जी ज्यादा लगी इस केस में। इसका मतलब जैसे हीट है या वर्क है या एनर्जी है, वो डिपेंड कर रहा है कि आपने किस पाथ को फॉलो करा। लेकिन टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, तो इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा पाथ फॉलो करा। वो डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। तो बेटा इसी बेसिस पर हमारे पास दो तरीके के फंक्शंस आ जाते हैं। एक आते हैं स्टेट फंक्शंस। व्हाट आर स्टेट फंक्शंस? दैट डिपेंड्स only on the initial and final state of the system. irrespective मतलब फर्क नहीं पड़ता, irrespective of the path followed, कि हमने कौन सा रास्ता अपनाया, वो होते हैं स्टेट फंक्शंस। एग्जाम्पल टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा। इंटरनल एनर्जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे लिख लो इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा। समझ में आ रहा है बच्चे? जैसे हम लोगों ने वो सीढ़ियों वाला एग्जांपल लिया था ना, कि दोनों, अगर हमें कोई पूछ रहा है कि कितनी सीढ़ियां चढ़ी हैं, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि वो पहले कहाँ पर था और अब कहाँ पर था। हम सिर्फ फाइनल और इनिशियल देख के बता सकते हैं कि कितने का चेंज आया है। उसके लिए हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि उसने सीढ़ियां ली है या लिफ्ट ली है। तो इन सब चीजों का टेम्परेचर में कितना चेंज आया है, या वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, प्रेशर में कितना चेंज आया है, ये आप बता सकते हो ये पूछ करके, अच्छा पहले कितना था और अब कितना है। सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट देखकर आप ये चीजें बता सकते हो। तो ऐसे फंक्शंस होते हैं स्टेट फंक्शंस। और एक होते हैं बेटा हमारे पास पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस क्या होते हैं?
functions that depend on the steps of the process. पाथ भी जिसे हम बोल सकते हैं कि वो डिपेंड करता है कि आपने ये किस स्टेप में करा है, किस मेथड से करा है. Functions that depend on the steps and the methods. For example, energy, heat, work done, etc. कंफ्यूजन है तो एक बार दोबारा समझाऊं कि समझ में आ गया है दोनों के बीच का डिफरेंस? मैम दोबारा समझा। मैम एक बार फिर से। एक बार फिर से चलो ठीक है बेटा. मानो आपने क्या करा, एक बीकर लिया, इस बीकर में पानी था, ठीक है. ठीक है, इस पानी के बारे में आपको पता था कि इसका वॉल्यूम अभी 100 ml है, इस पानी का टेम्परेचर अभी 30 डिग्री सेल्सियस है, इस पानी पर प्रेशर लग रहा है 1 एटमॉस्फेरिक का, ठीक है. उसके बाद आपने क्या करा, इस बीकर में कोई ना कोई रिएक्शन कराया, कुछ चेंज कराया, कुछ हुआ, और उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद इस बीकर को ऑब्जर्व करा, ठीक है. या आपने ये बीकर, आपने क्या करा, ये बीकर आप लैब में छोड़ के चले गए, ठीक है. अब आपके फ्रेंड ने इस बीकर में कुछ तो चेंजेस करे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपके फ्रेंड ने करा, और जब आप आए तो आपने आकर देखा, अब आपने आकर नापा तो आपको पता चला कि इस पानी का जो वॉल्यूम है वो अब 130 ml है, पानी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, और जो प्रेशर लग रहा है वो अभी भी 1 एटमॉस्फेरिक का ही लग रहा है. आपने आने के बाद ये चीज ऑब्जर्व करी, ठीक है. क्या आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है? क्या आपको Yes, पता ma'am. चल रहा है कुछ ना कुछ चेंज हुआ है? Yes, ma'am. वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टेम्परेचर. में, वेरी गुड. वॉल्यूम में कितना चेंज आया? 30. 30 डिग्री का. टेम्परेचर में कितना चेंज आया? 5 5. डिग्री. 5 डिग्री. प्रेशर में कितना चेंज आया? No, कुछ भी नहीं आया. नो चेंज. प्रेशर में कितना चेंज आया? नो चेंज. बेटा अब आपको ये पता चल गया कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया, टेम्परेचर में कितना चेंज आया, प्रेशर में कितना चेंज आया, पर क्या आप ये पता लगा सकते हो कि ये चेंज लाने के लिए उस पर्सन ने कितनी एनर्जी लगाई होगी? क्या आप ये बीकर देखकर ये पता लगा सकते हो कि इस स्टेट से इस स्टेट में लाने के लिए उस पर्सन ने कितनी एनर्जी लगाई होगी? क्या आप ये बात पता कर सकते हो? सोचो. नहीं पता कर सकते ना. क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि 100 ml से 130 ml लाने के लिए क्या उस बंदे ने एक ही बारी में यहाँ से, यहाँ पर एक नल है, ठीक है, क्या उस पर्सन ने यहाँ पर नल से सीधा 30 ml पानी लाके भर दिया है, या फिर वो पर्सन पहले गया, यहाँ से उसने 2 ml पानी लिया, फिर डाला, फिर वापस आया, फिर 10 ml पानी लिया, फिर डाला, फिर वापस आया, फिर 10 ml पानी लिया, फिर डाला, फिर आया, फिर 8 ml पानी लिया, फिर डाला. ऐसा भी तो हो सकता है ना. आप तो वहां पे नहीं थे. आ रही है बात समझ में? यस मैम. तो बेटा आप सिर्फ वॉल्यूम का चेंज बता सकते हो, टेम्परेचर का चेंज बता सकते हो, प्रेशर में चेंज बता सकते हो, पर क्या आप ये बता सकते हो कि ये चेंज लाने के लिए उस पर्सन ने कितनी एनर्जी लगाई? अगर आपको पता ही नहीं है कि उस पर्सन ने कैसे करा, तो क्या आप एनर्जी बता सकते हो कि कितनी यूज हुई? बताओ. नहीं मैम. नो क्या मैम। आप बता सकते हो कि नहीं उसने मैम, कितना नहीं वर्क डन करा है, किसने कितना काम करा है? बताओ. नो मैम। नहीं बता सकते. नहीं मैम. तो बेटा जो चीजें आप सिर्फ इनिशियल और फाइनल देखकर बता सकते हो कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता वो 4 बार चक्कर काटे कि 6 बार चक्कर काटे, पर मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि वॉल्यूम में तो 30 ml का डिफरेंस आया है. क्यों? क्योंकि पहले 100 था और अब 130 है. तो मैं वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आया है वो मैं सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट से बता सकती हूँ. तो बेटा ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं स्टेट फंक्शंस. जो फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि बीच में उसने कैसे कर, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं स्टेट फंक्शंस.
और पाथ फंक्शंस वो होते हैं बेटा जिन्हें बताने के लिए आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्या रूट फॉलो हुआ है, क्या पाथ फॉलो हुआ है, उसने कैसे करा, कि उसने 1 चक्कर लगाया कि 2 चक्कर लगाए कि 6 चक्कर लगाए, तब आप पता लगा पाओगे। तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं पाथ फंक्शंस, जैसे कि एनर्जी, हीट, वर्क डन। आप समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. सभी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। तो बेटा जब हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे तो हम दोनों फंक्शंस की बात करेंगे, स्टेट फंक्शंस की भी बात करेंगे और पाथ फंक्शंस की भी बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं और पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। चले आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। अब बेटा देखो यहाँ पर एक वर्ड है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस करा है, जब हम लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था तब भी डिस्कस करा है। कोई बताएगा इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अच्छा, कभी सीसॉ वाला झूला झूला है? अच्छा, Yes, कभी मैम। बचपन में। वेरी गुड, सीसॉ वाला झूला झूला है। कभी पंजा लड़ाया है किसी से? यस Yes, मैम। अच्छा, ठीक है। मानो पर बच्चे ये हमारा दोस्त है, दोस्त का नाम रख लेते हैं प्रद्युम्न, ठीक है। चलो, यहाँ पर ये प्रद्युम्न है, ठीक है। और प्रद्युम्न की लड़ाई करा देते हैं। किससे कराएं प्रद्युम्न की लड़ाई? चलो, ऋतिका से करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऋतिका है, ठीक है। चलो, अब प्रद्युम्न और ऋतिका पंजा लड़ा रहे हैं, ठीक है। अब मानो बेटा कि प्रद्युम्न पहले फोर्स लगा रहा था 40 न्यूटन का और ऋतिका फोर्स लगा रही थी 30 न्यूटन का। तो कौन जीतेगा, प्रद्युम्न या ऋतिका? प्रद्युमन। प्रद्युम्न जीतेगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन मानो अब जैसे ही प्रद्युम्न 40 न्यूटन का फोर्स लगाने लगा ना, अब ऋतिका को लगा कि अरे मैं हार जाऊंगी। ऋतिका ने थोड़ा फोर्स बढ़ाया और अब ऋतिका ने भी फोर्स लगा दिया 40 न्यूटन का। अब प्रद्युम्न भी फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन का और ऋतिका भी फोर्स लगा रही है 40 न्यूटन का। अब कौन जीतेगा? सेम फोर्स लगा रही मैम। सेम Equal हो फोर्स जाए। लगा रहे हैं मैम, इक्वल हो जाएगा। इक्वल होगा मैम। इक्वल हो जाएगा। मतलब हाथ किसकी तरफ मूव करेगा, प्रद्युम्न की तरफ कि ऋतिका की तरफ, के बीच में रहेगा? बीच बीच में में रहेगा। रहेगा मैम। में रहेगा मैम। ओके, वेरी गुड। अब जब ये बीच में रहेगा तो क्या इसका मतलब ये है कि ये दोनों मजे कर रहे हैं, कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे? कि फोर्स लगा रहे हैं बट फोर्स कैंसिल हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिल हो जा रहा है बेटा। इसी चीज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, जहां पर सब चीजें चेंज होना बंद कर देती है, कोई भी चीज चेंज नहीं होती, एक बैलेंस आ जाता है। क्या हो गया? एक बैलेंस फॉर्म हो गया, एक बैलेंस बन गया। उसी बैलेंस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आइस लो, ठीक है, आपने फ्रिज में से बर्फ निकाली और आपने बर्फ को रूम टेम्परेचर पे रख दिया, 25 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, तो क्या होगा? बर्फ क्या हो जाएगी? पानी बननी स्टार्ट हो जाएगी, वाटर बन जाएगा, है ना। बर्फ पिघलकर पानी बन जाएगा ना बेटा। और बेटा Yes, अगर आप ma'am. पानी लो Yes, और अगर आप पानी को फ्रीजर में रख लो, मे बी मान लो -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी आइस बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से आइस बनने लग जाती है। ऐसा ही होता है। यस मैम। पर बेटा अगर एग्जैक्ट 0 डिग्री टेम्परेचर हो तो क्या होगा? आइस रहेगा कि वाटर रहेगा 0 डिग्री पे? आइस। क्यों? आइस क्यों? 0 डिग्री पर आइस मेल्ट करना भी तो स्टार्ट कर देगी और वाटर फ्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो बेटा एग्जैक्ट 0 डिग्री पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। जितने पानी से आइस बनती है उतने ही आइस से वाटर बनता है। एक तरीके से 0 डिग्री पर इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, एक बैलेंस अटेन हो गया। जितनी आपने बर्फ ली और जितना आपने पानी लिया ना 0 डिग्री पर, एग्जैक्ट उतना ही रहेगा। ना तो पानी से हल्की सी भी बर्फ बनेगी, ना ही वो बर्फ पिघलेगी 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस मैम। yes, यस मैम। Yes, ma'am. यस, वेरी गुड। तो बेटा अब इसी चीज को हम समझते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम से।
थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को हम ऐसे समझते हैं, बुक के एग्जांपल से समझते हैं कि मानो बेटा ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में एक पिस्टन अरेंज कर रखा है। हमने क्या कर रखा है? पिस्टन। पिस्टन मैंने बताया था ना क्या होता है, होली की जैसे पिचकारी होती है ना, उस तरीके का होता है पिस्टन। ठीक है, जैसे सिरिंज में लगा हुआ होता है जो पिस्टन, ये पिस्टन मैंने इसके साथ फिक्स कर रखा है। ठीक है, अब बेटा इस सिलेंडर में क्या है, हमारे पास एक गैस फिल्ड है पूरा। ठीक है, इस टाइम इस गैस का वॉल्यूम है, अच्छा ये दिख नहीं रहा है शायद, इस गैस का कोई वॉल्यूम है V1, कोई टेम्परेचर है T1, कोई प्रेशर है P1। ठीक है, अब बेटा ये जो वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, ये क्या है? फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ये गैस कोई फोर्स नहीं लगा रही, कुछ नहीं लगा रही, तो वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स है, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा, ना प्रेशर चेंज हो रहा। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये किसमें है? एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। किसमें है? एक इक्विलिब्रियम स्टेट में। इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब मानो बच्चे की धीरे 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 कुछ हुआ, कुछ रिएक्शन करा या कुछ करा, जिसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर मूव करने लग गया। ठीक है, धीरे 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 पहले यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और उसके बाद ये पिस्टन यहाँ आकर फिक्स हो गया। धीरे 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 चेंज करा, और चेंज करने के बाद ये जो पिस्टन है ये यहाँ आके फिक्स हो गया। बेटा जब पिस्टन फिक्स हुआ है तो क्या इसके वॉल्यूम में, टेम्परेचर में, प्रेशर में कुछ चेंज आया होगा? है ना, मान लेते हैं कि अब इसका जो वॉल्यूम है वो V2 हो गया, टेम्परेचर बदल गया, प्रेशर चेंज हो गया, पर अब ये वापस से फिक्स हो गया, अब ये वापस से चेंज नहीं हो रहा। पर बेटा देखो, जब ये यहां से यहां गया होगा तब चेंज हुआ होगा, यहां से यहां गया तो भी चेंज हुआ होगा, यहां से यहां गया तो भी चेंज हो रहा होगा। मतलब जैसे 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 पिस्टन मूव कर रहा होगा ये सारी चीजें चेंज हो रही होंगी। तो इसका मतलब बेटा यहाँ से यहाँ लाने तक का जो प्रोसेस था बीच में, वहां पे इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं होगा, वो एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। लेकिन ये वापस किस में आ गया? इक्विलिब्रियम में आ गया। अगर वापस इसके सारे के सारे फंक्शंस कांस्टेंट हो गए, मतलब चेंज नहीं हो रहे, तो वापस क्या आ गया? एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया। समझ में आ रहा है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब बेटा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एक वो स्टेज है जहां पर चीजों के प्रॉपर्टीज, फंक्शंस चेंज नहीं होती टाइम के साथ, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, चीजें फिक्स हो गई हैं। उस स्टेट को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। बेटा देखो, अब जैसे मान लो कि प्रद्युम्न और ऋतिका, इन्होंने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये फिक्स हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रद्युम्न अब थोड़ी कोशिश करे जीतने के लिए और वो 60 न्यूटन का फोर्स लगा दे। अब जैसे प्रद्युम्न 60 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, क्या होगा? थोड़ा सा हाथ ऋतिका की तरफ झुक जाएगा, है ना? यस मैम। तो बेटा अब Yes, ऋतिका ने ma'am. भी क्या करा? वापस 60 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो अब वापस इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा Yes, मैम। होगा ma'am. मैम। होगा। बीच में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, बीच में डिस्टर्ब हुआ ना, जब उन्होंने अपना 40 से 60 पर लेकर आया तब तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ना, थोड़ा सा हाथ Yes. नीचे की तरफ गया ना, लेकिन वापस से क्या हो गया? यस मैम। दोबारा इक्वल हो गया। तो सिमिलरली बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट्स होती हैं, जैसे ये पहली इक्विलिब्रियम स्टेट है जहां पर फिक्स हुआ, फिर थोड़ा चेंज होने के बाद दोबारा फिक्स हो गया, तो ये दोबारा एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया। क्लियर हो रहा है? Yes, यस ma'am. मैम। हाँ बेटा, तो आप लोगों ने वो स्टेट फंक्शंस, पाथ फंक्शंस की डिफाइन लिख ली थी। अब देखो मैं आप लोगों को एक बार आपकी बुक दिखाती हूँ ताकि आप एक बार थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में भी देखें। एक सेकंड। ये देखो, तो a system is said to be in thermodynamic equilibrium when its state function do not vary with time। बेटा इस vary का मतलब होता है चेंज।
ये VARY वाला जो वेरी है ना, इस वाले वेरी का मतलब होता है चेंज। तो वो कहते हैं कि एक सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है अगर उसके स्टेट फंक्शंस जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते। इस वाले वेरी वर्ड का मतलब होता है चेंज। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। और बेटा स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस भी हमने पढ़ लिए थे, ठीक है? देखो, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम and independent of the path followed to attain it are state functions. And the properties which depends on the path are called path functions. ठीक है? For example, work and clear हो गया? आगे चलें? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. कोई भी डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकता है। ठीक है, चलो एक सेकंड। ओके, अब बेटा जब ये इस वाले इक्विलिब्रियम 1 से इक्विलिब्रियम 2 में आता है तो चेंज होता है। चेंज को हम एक और वर्ड बोल सकते हैं, ट्रांजिशन। क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब चेंज होना। कोई भी चीज जब धीरे धीरे बदलती है तो उसे ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे बच्चा, आपको अपने अंदर हर रोज क्या कोई अपना हर रोज अपनी हाइट बढ़ती हुई लगती है क्या, कि हर रोज हमारी हाइट बढ़ रही है? ऐसा लगता है कि कल से लेकर आज में हम थोड़े से लंबे हो गए? लगता है क्या ऐसा? बताओ, किसी को फील होता है कि कल से लेकर आज में तो अरे मेरी 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई? नहीं, लगता है क्या ऐसा? नहीं फील होता। होता है? नहीं होता। लेकिन पुरानी फोटोज देखो तो पता चलता है ना, हाइट बढ़ गई। यस मैम। यस नहीं चल मैम। रहा क्योंकि बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ऐसे जब कोई बहुत धीरे चेंज होता है तो उसे ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम 1 से इक्विलिब्रियम 2 में धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ और इक्विलिब्रियम 2 अटेन किया। बेटा जब ये चेंज आता है ना, तो ये चेंज बहुत अलग अलग तरीकों से आ सकता है। बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं जिनसे ये चेंज आ सकता है। तो हमें यही टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़ने हैं। हमें टोटल 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़ने हैं। टोटल कितने होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो आपको पढ़ने हैं। एक बार प्रोसेस के नाम लिखेंगे, फिर उन्हें हम समझेंगे। चलो एक काम करती हूँ, ऐसे ही लिखती हूँ। फर्स्ट है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। सेकेंड है बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस। तीसरा है बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। फोर्थ है एडिएबैटिक प्रोसेस। और फिफ्थ है रिवर्सिबल प्रोसेस। ये 5 टाइप के प्रोसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। इनमें से जरूरी नहीं है कि कोई मतलब एक पर्टिकुलर होगा, कोई भी हो सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, आइसोबैरिक हो सकता है, आइसोकोरिक हो सकता है, एडिएबैटिक हो सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। कैसे होता है बेटा? जब भी आप कभी भी ये वर्ड देखो ना बेटा, आइसो, मैंने पहले भी बताया हुआ, आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? आइसो बेटा जैसे इंग्लिश की एक लैंग्वेज होती है ना, मैथ्स की लैंग्वेज होती है, ऐसे केमिस्ट्री की भी अपनी एक भाषा होती है। उस भाषा को हम धीरे धीरे सीखेंगे। जब भी कभी ये आइसो वर्ड देखो ना, तो आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो आइसोथर्मल और थर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स जब करा था तब बताया था ना, थर्म। थर्म वर्ड से क्या होता है? हाँ समा बोलो। Temperature. टेम्परेचर। वेरी गुड। हाँ, थर्म टेम्परेचर से, हीट से रिलेटेड। तो बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जिसमें टेम्परेचर सेम रहे। प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ड्यूरिंग विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब बेटा टेम्परेचर चेंज ना हो। पहले जितना टेम्परेचर था अभी भी उतना ही टेम्परेचर रहे।
अगर हम कोई एक ऐसा प्रोसेस करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आ रहा है समझ में Yes, सभी ma'am. को? Isothermal process, the process in which the Yes, temperature of the system remains constant. ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर ये एक बीकर है, इस बीकर में कोई रिएक्शन हो रहा है और मैं चाहती हूं कि इस टाइम पर इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये ध्यान से समझना। तो क्या इसकी जो वॉल्स हैं उससे हीट को पास करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए? हीट को ट्रांसफर जाने देना चाहिए, हीट का एक्सचेंज होना चाहिए कि हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए? अगर मैं चाहती हूँ कि अंदर वाली चीज का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो नहीं होना चाहिए चेंज। नहीं करना चाहिए। नहीं करना। बेटा देखो, यही हमारी गड़बड़ हो जाती है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मैं ये समझती हूँ। इस बात को आप ध्यान से समझो बेटा। कभी कभी क्या होता है, ये सिंपल सब्सटेंस रखा हुआ नहीं है, हो क्या रहा है, इस सब्सटेंस में कोई रिएक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है इस टाइम इसमें। ठीक है, तो अभी मैं इसको समझाने के लिए यहां समझाती हूँ। ये देखो, एक सेकेंड। हाँ, ये एक बीकर है बेटा, और इस बीकर में मान लो कि एक रिएक्शन हो रहा है। मान लो ये ए है, ठीक है, एक सब्सटेंस है ए, और मैंने क्या करा, इसमें एक सब्सटेंस बी ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये जब ए और बी ने आपस में रिएक्शन करा तो मानो कुछ नए बॉन्ड बने, कुछ नए बॉन्ड टूटे। पहले ए का टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बी डालने से मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ गया 40 डिग्री सेल्सियस। अब ये वापस 30 डिग्री पर कब आएगा? जब इससे हीट बाहर जा पाएगी बेटा, तभी तो वापस 30 पर आ पाएगा ये, यस मैम। है ना। या मानो कि एक रिएक्शन के बाद इसका टेम्परेचर गिर गया, मानो इसका टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाता, लेकिन अगर इसे अपना टेम्परेचर 30 डिग्री पे फिक्स रखना है, अगर ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और इसे अपना टेम्परेचर फिक्स रखना है, तो इसे बाहर से हीट लेनी पड़ेगी ना बच्चे, तभी तो ये अपना टेम्परेचर 30 डिग्री पे फिक्स कर पाएगा। आ रही है ये बात समझ में सभी को? प्रद्युमन, कोमल, ऋतिका, समा। यस मैम। Yes, क्या ma'am. अगर हमें प्रोसेस आइसोथर्मल करना है तो इसमें हीट का एक्सचेंज होता है। कई बार ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चों को लगता है कि आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर फिक्स रखना है, अच्छा मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। नहीं बेटा, अगर हीट बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा, जो भी हीट जनरेट होगी वो यहीं रह जाएगी और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। या अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी तो हीट इसी में से एब्जॉर्ब हो जाएगी और टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि टेम्परेचर फिक्स रहे तो हमें हीट को अलाउ करना पड़ेगा, एक्सचेंज हीट का। आ रही है बात समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, हाँ, वेरी गुड। तो बेटा इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लिखेंगे इन सच सिस्टम्स there is a exchange of heat, there is exchange of heat between system and surrounding, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, सभी ने लिख लिया, सभी को क्लियर हो गया अच्छे से? टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। मैम चले हीट आगे। का अर्थ क्या है? मैम हीट का अर्थ क्या बिटवीन, है? बेटा बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म है ये। बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं B/W, बिटवीन। ठीक है, चलो अब किसी को समझ में आ रहा है आइसोबैरिक? नाम पढ़ के समझ में आ रहा है आइसोबैरिक क्या होगा? गेस करो आइसोबैरिक। बार किसकी यूनिट होती है? सोचो, बार किसकी यूनिट होती है? बार यूनिट होती है प्रेशर की। तो आइसोबैरिक प्रोसेस कैसे होते हैं बेटा? जिसमें प्रेशर सेम रहता है। तो इसमें होता है प्रोसेस इन विच
द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ये वो प्रोसेस होते हैं जिसमें प्रेशर चेंज नहीं होता और प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं। बेटा हम जब भी कभी लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो ज्यादातर आइसोबैरिक होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लैब में काम करते हैं तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, हीट एब्जॉर्ब भी हो जाती है सिस्टम से और वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। बट ज्यादातर क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है। इन द लैब मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स are conducted in open system। ठीक है, इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इन सब में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। मैम आपके हैंडराइटिंग ठीक से समझ में नहीं आती। ओ अच्छा बेटा, मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगी। मैं ना स्क्रीन को 1 सेकंड वैसे करके लिखती हूँ तो तब समझ में आ जाएगी। मैं अभी नीचे करके लिखूंगी ना तो अभी समझ में आ जाएगी, वो तब पेन थोड़ा हिल रहा था। बेटा देखो, जैसे कि अभी मैं लिखती हूँ, अभी समझाना कि अभी समझ में आ रही है हैंडराइटिंग की नहीं आ रही। बेटा देखो, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। ये जो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0 हो गया, कि डेल्टा मतलब चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है बेटा, एक काम करती हूँ, वैसे तो क्लास का टाइमिंग हो गया है, बस मैं एक बार ये लिखकर दिखा देती हूँ, फिर मुझे बता देना हैंडराइटिंग समझ में आ रही है क्या। तो मैं कल से ऐसे ही लिख लूंगी। आइसोकोरिक बेटा ये होता है प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे समझ में आ रही है हैंडराइटिंग? यस मैम। अच्छा Yes, तो मैं कल ma'am. से ऐसे, ठीक है, तो मैं कल से ऐसे लिख दूंगी स्क्रीन पे ना, वो बड़ी स्क्रीन करने पे पेन हिलता है। तो प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस वो होते हैं जिनके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर सेम रहता है इसका मतलब ये हमारे रिएक्शन होंगे ना क्लोज्ड कंटेनर। रिएक्शंस occurring in closed systems। ओपन सिस्टम में तो कभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन क्लोज सिस्टम में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे डेल्टा वी 0 हो जाता है। बाकी का बेटा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, बट आप लोग यहाँ तक जरूर पढ़कर आइए, तभी आपको थर्मोडायनामिक्स आगे आगे समझ में आएगा। अगर आप पीछे का नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्लियर हुआ? यस Yes, ma'am. चलिए, दिन आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम मेरा लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन रह गया था। हाँ बेटा, मैं वो डाउट समझाती हूँ, यहाँ समझो। सुजीत, आपका क्वेश्चन ये था कि मैम अगर यहाँ पर एक बीकर है, इस बीकर में अगर मैं पानी लेती हूँ, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये पानी के वेपर्स बन गए, तो वेपर्स के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। आप ये पूछ रहे थे ना, एक बार डाउट अपना दोबारा पूछो, क्या डाउट था एग्जैक्ट? नहीं मैम, मेरा ये डाउट था कि हम एक तो कोल्ड वाटर, ज्यादा कोल्ड वाटर ले, लाइक माइनस डिग्री में, एंड हीट हॉट वाटर लिया तो वो ज्यादा डिग्री सेल्सियस में ले, तो वो जो हाँ बूंदे होती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो या स्टील का ग्लास हो, तो हाँ उसमें से बाहर जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो वो हाँ हीट के मतलब सॉरी एनर्जी के ट्रांसफर होने की वजह से आते हैं, या उसका कुछ और रीजन है? बेटा, उसका रीजन ये होता है कि जैसे अगर आपने मान लो बहुत कोल्ड वाटर ले लिया, मान लो यहाँ पर आपका पानी है, ठीक है, आप -10 तो नहीं ले सकते, क्योंकि -10 पे तो मान लो आइस हो गई। मान लो यहाँ पर टेम्परेचर मान लो कि -10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, यहाँ पे आइस है। अब होता क्या है बेटा, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर होगा। ठीक है, Yes, ma'am. अब होता क्या है बेटा, मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में पानी होता है, एटमॉस्फेयर में पानी होता है, लेकिन वो पानी किसकी स्टेट में होता है? वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है। तो जैसे ही वो वाटर वेपर्स यहाँ पर सरफेस पर आते हैं, तो क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, -10 पर गए, तो उनका पानी का टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। तो जो वाटर वेपर्स होते हैं बेटा, वो कंडेंस होकर किस में आ जाते हैं? वाटर में आ जाता है।
और इसीलिए वो वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। ठीक है। ओके मैम। और अगर आप बहुत हॉट वाटर लेते हो बेटा, तो वहां हाँ। पे तो क्या होता है कि जो आपके वाटर वेपर्स होते हैं वो वेपर्स इवेपोरेट हो जाते हैं, तब आपको पानी के ड्रॉपलेट्स नहीं नजर आएंगे वाटर वेपर्स में। मैम बाहर से आते हैं या नहीं, ग्लास के बाहर से? अगर आप बॉइलिंग वाटर लोगे बेटा तो क्या होगा, देखो जैसे अगर आपने यहाँ पर लिया, अगर आप बॉइलिंग वाटर लेते हो तो क्या होता है, अभी आपने यहाँ पे पानी लिया, उस पानी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए। अब ये वेपर्स क्या होते हैं बेटा, इन वेपर्स का टेम्परेचर हो जाता है हाई। इन वेपर्स का टेम्परेचर मान लो 150 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर ये वेपर्स किसी चीज से टकरा जाए, मान लो यहाँ से टकरा जाए, ठीक है, या अगर मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख दूं और वो इस प्लेट से टकरा जाए, तो बेटा प्लेट से टकराने की वजह से क्या हो जाता है, उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, कम होकर वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए वापस पानी की ड्रॉप नजर आने लग जाती है। जैसे आप उबलते हुए पानी पर एक वो रख देते हो, प्लेट रख देते हो, तो प्लेट पर बूंदे बनने लग जाती है ना। सिमिलरली क्या होता है बेटा, उबलता हुआ पानी जब वेपर्स बनते हैं, बाहर निकलते हैं, जब वो वेपर्स यहाँ पर टकराएंगे इसकी वॉल्स से, और इसकी वॉल्स की से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए वो Yes. वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। ठीक ये है। हॉट वाटर का तो मुझे पता था, लेकिन ये जो कोल्ड वाटर था उसका नहीं पता था। अब आया समझ में कोल्ड वाटर में क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में वेपर्स है ना, वो एटमॉस्फेयर के वेपर्स जो है वो कंडेंस होकर वाटर बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। यस मैम, अभी आया समझ मेरी जान। ठीक है। ओके बच्चा। थैंक यू मैम। ओके ओके बच्चा। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा देना। अच्छा 1 मिनट दिखाती हूँ, ये लीजिए। ठीक है। यस मैम, हो गया अभी। ओके ओके, गुड इवनिंग बच्चे, टेक Thank you. केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट मैम, थैंक यू, गुड बाय। नाइट, गुड नाइट, बाय बच्चे। Good night, ma'am. गुड नाइट समा, बाय बच्चे।